बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट है द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 एम्पेयर, इट्स पीक वैल्यू इज, यानी कि आपको एक साइन वेव है जिसकी आरएमएस करंट की वैल्यू गिवन की जा रही है 100 एम्पेयर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो पीक वैल्यू है वो क्या होगा। सो आपके पास आंसर है 70.7 एम्पेयर, 141.4 एम्पेयर जो कि करेक्ट है, 150 एम्पेयर, 282.8 एम्पेयर। 141.4 एम्पेयर कैसे देखें हम यहाँ पर, अगर आरएमएस करंट का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला था 1 या आई एम डिवाइड बाय अंडर 2। सो देखिए आपने आई एम यानी कि पीक वैल्यू निकालनी है या मैक्सिमम करंट निकालना है, सो आप अंडर 2 को आरएमएस से मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, यानी कि हमारे पास आरएमएस जो 100 है। सो आपके पास आंसर आएगा 141.4, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू के स्टेटमेंट चलते हैं। साइन वेव फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी कि आपके पास एक साइन वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डैश रेड पर सेकंड। आपने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें हमारे पास होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, राइट। 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर है 100 पाई, 50 पाई, 25 पाई, 5 पाई। तो हमारे पास देखें एक्सप्लेनेशन में हमारा आंसर तो हमारे पास 100 पाई है, लेकिन कैसे आएगा देखें हमारे पास मैंने फॉर्मूला बताया आपको दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन किया 50, तो आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। देखें एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ जो है वो इन फेस होते हैं, और इन फेस में हमारे पास हमेशा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ता है, यानी कि पावर हमारे पास जो है वो यूनिटी हो जाएगी। यूनिटी का मतलब है कि मैक्सिमम हो जाएगी, 1 आएगी, राइट। सो आप ये कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस, दैट्स व्हाई द पावर फैक्टर इज यूनिटी। देखें आपको यहाँ पर भी ये दिखाया जा रहा है कि ये दोनों इन फेस हैं, एक ही डायरेक्शन में, क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ। सो दैट्स व्हाई पावर आपके पास जो है वो हमेशा यूनिटी आएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। A capacitor is perfectly insulator for direct current, alternating current, direct as well as alternating current, induced EMF। देखें कैपेसिटर परफेक्टली इंसुलेटर बन जाएगा डायरेक्ट करंट के लिए। कैसे बनेगा देखें, हमारे पास डायरेक्ट करंट की जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो एक ही यहाँ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन दिखाई जा रही है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक करंट आपके कैपेसिटर को सिंगल टाइम चार्ज कर देगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक ये जो हमारे पास चार्ज है ये आपके करंट के वे को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, करंट को गुजरने नहीं देगा। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में आपकी जो करंट की पोलैरिटी है वो चेंज होती है, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर हमारे पास जो है वो अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर इसमें यानी कि रेगुलर ऑल्टरनेटिंग है ना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो उसमें हमारे पास जो है वो करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन इंसुलेटर अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट में करंट के पास आउट होने का एक ही वे है। कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है तो ये करंट के वे को ब्लॉक कर देता है, तो हमारे पास कैपेसिटर परफेक्टली इंसुलेटर होता है डायरेक्ट करंट के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कैपेसिटर बिकम परफेक्टली इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट बिकॉज द रेगुलर सप्लाई ऑफ करंट चार्ज द कैपेसिटर एंड इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 5/2 एम्पेयर, यानी कि आपको मैक्सिमम जो है वो करंट गिवन किया जा रहा है 5/2 एम्पेयर का। द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी, यानी कि आरएमएस वैल्यू आपसे जो है वो पूछी जा रही है, 5 एम्पेयर होगी, 2.5 एम्पेयर होगी, 5/2 एम्पेयर होगी या 5 स्क्वायर होगी। तो देखिए आंसर हमारे पास होगा 5 एम्पेयर। कैसे होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट का फॉर्मूला आपने बनाया, दैट इज 1/2 टाइम्स आई एम। आई एम आपको गिवन किया गया 5/2 का, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास आंसर आएगा 5 एम्पेयर का, राइट। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। चोक कॉइल द रिएक्टेंस एक्सएल एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड एज। अगर आप चोक कॉइल की बात करें तो हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस से कैसे रिलेट करती है। तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं एक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आर, एक्स इज लेस देन रेजिस्टेंस एक्सएल। बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन रेजिस्टेंस होती है तभी हमारे पास चोक कॉइल जनरेट होता बनता है, और एक्सएल हमारे पास क्या इनफाइनाइट हो जाता है। देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चोक कॉइल इज एन इंडक्टर यूज इन एन एसी करंट। चोक कॉइल हमारे बेसिकली एक इंडक्टर होता है जो कि एसी सर्किट में इस्तेमाल होता है। इंडक्टर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास जो इंडक्टिव कैपेसिटर रिएक्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए रेजिस्टेंस है, तभी हमारे पास जो चोक कॉइल वर्क करेगा। सो
its impedance is XL and is large at higher frequencies. Higher frequency के ऊपर ये ज्यादा होती है. It used to prevent electric signals along undesired paths. So option C हमारे पास जो correct option होगा, that is the choke coil. आपका in choke coil inductive reactance is greater than resistance. 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. The phase difference between current and voltage at resonance is. देखें current और voltage की अगर आप रेजोनेंस की बात करें तो देखें रेजोनेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैचअप, और फ्रीक्वेंसी मैचअप हो जाए तो आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. फ्रीक्वेंसी मैचअप करवाने के लिए आपके पास जो है वो इन फेस मीटिंग होना जरूरी है. तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट 0, पाई, माइनस पाई और पाई बाय 2. तो देखें पाथ डिफरेंस इन फेस का मतलब ये है कि आपके पास कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. आउट ऑफ फेस का मतलब ये है कि आपके पास 180 डिग्री पाथ डिफरेंस है. तो ये पूछ रहा है द फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस. देखें फेस डिफरेंस दोनों के दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दैट इज मतलब दोनों का एंगल सेम है, दैट्स वाई कोई फेस डिफरेंस नहीं है. सो हमारे पास जो है वो आंसर होगा जी. तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्हेन रेजोनेंस occurs the amplitude of vibrating body increases, so at resonance the voltage and current are in phase with each other, means a path या phase difference between them is 0. so option A is the correct option. 8th MCQ के ऊपर चलते हैं. In AC system we generate sine wave form because it can be easily draw, it produces least disturbance in an electrical circuit, it is nature standard, or other waves cannot be produced easily. देखें बेसिकली हम लोग जो है वो AC सिस्टम के लिए जो है वो साइन वेव इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो फेस एंगल आ रहा होता है वो साइन वेव की पोजीशन को जस्टिफाई करता है. देखें जैसे हमारे पास 0 डिग्री है तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. 45 का मतलब ये कि हम जो पीक वैल्यू की तरफ जा रहे हैं. 90 का मतलब ये कि हमारे पास मैक्सिमम करंट है, पॉजिटिव करंट. तो ये जो एंगल फेस एंगल हमारे पास है ये आपकी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि साइन वेव को जस्टिफाई करता है. दैट्स वाई हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. किसी मतलब बहुत कम डिस्टर्बेंस जो है ये शो करता है. स्क्वायर वेव इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगुलर वेव इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी. सो दैट्स वाई हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ यू लुक एट द कॉइल देन द साइन वेव जस्टिफाई द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यानी कि अगर आप साइन वेव की बात करें तो हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होता है, ऐसी करंट वो बिल्कुल हमारे पास जस्टिफाई करता है साइन वेव. सो दैट्स वाई हम जो है वो ऑप्शन बी को करेक्ट ऑप्शन कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 9th MCQ है. इन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 20 sin 157t द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस. देखें अगर आप इस वोल्टेज को देख रहे हैं तो हमने क्या कहा था, V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t, यानी कि ये 157 हमारे पास बेसिकली ओमेगा है. आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी तो ओमेगा हमारे पास 2 पाई f के बराबर होती है. तो देखें ये कह रहा है कि आंसर क्या है, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 75 हर्ट्ज. तो ये होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला, दैट V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t, यानी कि ओमेगा हमारे पास 2 पाई f के बराबर हो जाएगा. और ओमेगा आपको गिवन किया गया 157 को आप 2 पाई से डिवाइड करवा देंगे, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 24.9 या 25 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली. सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में 10 है. इन एल आर सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. जो हमारे पास इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट जो करेक्ट है, एंड एल आर अपोजेस ईच अदर, आर वैल्यू इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी. यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास अगर फॉर्मूला आप देखें तो XL इक्वल्स टू 2 पाई FL, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेट करती है इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ. यानी कि यही हम एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कहेंगे दैट द इंपेडेंस ऑफ इंडक्टर XL इज लार्जर एट हाई फ्रीक्वेंसीज, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलोंग अनडिजायर्ड पाथ. यानी कि XL जो है अगर आप इसका फॉर्मूला भी देखें तो XL क्या होता है, 2 पाई FL होता है. यानी कि XL आपका रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी के, हाई फ्रीक्वेंसी हाई XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो ऑप्शन सी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट MCQ के ऊपर चलते हैं. एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज और करंट इज कंप्लीटली नोन इफ वी नो इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, और इफेक्टिव वैल्यू या बोथ ए एंड बी. तो हमारे पास आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी होगा, बिकॉज अगर आप जो है वो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी की बात करें तो या करंट की या वोल्टेज की, तो I इक्वल्स टू IM sin ओमेगा t, और वोल्टेज के लिए होगा V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t. यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज भी हमारे पास होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और फेज भी होना चाहिए, यानी कि ओमेगा और एंगल भी हमारे पास होना चाहिए. तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि I इक्वल्स टू IM sin ओमेगा t और V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t प्लस फाई. यानी कि
किसी भी इंस्टेंट के लिए हमारे पास है ये तमाम चीजें, मैक्सिमम वैल्यू भी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए और फेस एंगल भी होना चाहिए। सो ऑप्शन डी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ए एंड बी, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम करंट को शो करती है। राइट, आगे चलते हैं। 12th MCQ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल जनरलाइज्ड, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे लॉ, एम्पेयर्स लॉ। तो देखें मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं ये आपने की होंगी। मैक्सवेल इक्वेशंस बेसिकली हमारे पास जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ है, जिससे हम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं, दैट इज 6.8 मीटर पर सेकंड। सो हम यहाँ पर ये कहने जनरलाइज्ड एम्पेयर्स लॉ, सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 13, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एयर से ग्लास में जा रही, कौन सी जो है वो चेंज नहीं होगी? रेडियो वेव्स, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रासाउंड वेव्स। रेडियो वेव्स, एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये तीनों ही हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारे पास बेसिकली मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी कि मीडियम डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास जो वो चेंज नहीं होगी। सो ऑप्शन डी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। राइट, फिर हमारे पास है 14th MCQ, दैट द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस, द पावर फैक्टर इज। फिर वही बात है कि करंट और वोल्टेज हमारे पास इन फेस हो जाएंगे तो पावर फैक्टर हमारे पास यूनिटी हो जाती है, क्योंकि अगर इन फेस होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड्स का बढ़ जाता है, यानी कि हमारे पास वन यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैंने पहले ही बताया आपको। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस, दैट्स व्हाई द पावर फैक्टर इज यूनिटी, दैट ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, with increased frequency of AC supply, the impedance of an RLC series circuit, यानी कि अगर आप जो है वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो इंपेडेंस है RLC सीरीज सर्किट की, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस ओनली। देखें अगर आप RLC सर्किट की बात करें ना तो यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं बल्कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? देखें हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो R² प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, XL माइनस XC का स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पर जो है वो बीच में एडिशन का साइन आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया। सो द इम्पिडेंस ऑफ एन इज ऑफ इंडक्टर एक्सेल इज लार्ज एट हायर फ्रीक्वेंसी। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इम्पिडेंस है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाएंगे तो इम्पिडेंस पर क्या इफेक्ट आएगा? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगी, सो हमारे पास इम्पिडेंस जो है वो बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन बी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। और इसके साथ ही हमारे पास जो MCQ हो गए कंप्लीट। इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।